एक बार आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मैं जीके विद डम्पी में। तो भाई, ये जो हमारी डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 के लिए जो चल रही है, ये बताओ इसका जो मैं प्रयास कर रहा हूँ ये कैसा लग रहा है आपको? मतलब कि जो आप वीडियो देख रहे हो इसमें मतलब क्वेश्चन का लेवल और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, बताइए। पिनेकल वालों का जो है ये, इसमें मजा आ रहा है पढ़ने में? जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ कुछ हटके जो कि जो इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ मैं वो कवर करूंगा। इसके अंदर फालतू की चीजें मैं कराने की कोशिश बहुत बहुत नॉमिनल कर रखी है भाई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर फालतू चीज में तुम्हें एक चीज नहीं कराने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा। जैसे कि आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ भारत के अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और पुरस्कार के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। और हाँ, कला से जो भारत रत्न प्राप्त करता है, जो कला संस्कृति हमारी है, उसके अंदर कला के क्षेत्र में जिसने भारत रत्न प्राप्त किया है, हम उनके बारे में जो जिन जो पर्सनैलिटी है उनके नाम, जैसे कि तुम्हारा लता मंगेशकर को भारत रत्न प्राप्त है, कब हुआ था, क्वेश्चन आए हुए भाई जैसे के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भाई उसको हम कवर अप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं। बताओ, मजा आ रहा है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इसमें पिनेकल वाली बुक से इसको कवर अप कर रहे हैं, और रिवीजन चल रहा है। ठीक है, पढ़ा तो रही हूँ मैं, सबका भाई रिवीजन ही है, मेरा रिवीजन है। आपने पहले पढ़ी नहीं होगी तो आपके लिए नया है, तो आप देख लेना। मैं मान के चलो जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है वो अब रिवीजन ही कर रहा होगा, क्योंकि इतना समय बचा नहीं है। आज हो गई हमारी 19 नवंबर। तो चलते हैं भाई फिर, है ना? 19 नवंबर है? अच्छा, गलत बोल दिया भाई, 19 नवंबर नहीं है आज। दिमाग ना पजल हो चुका है, क्योंकि सुबह के बजे है भाई 4:30 और मैं क्लास कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो दिमाग ना बिल्कुल ना अभी वो तो गया, लेके कहते हैं ब्लूम, वो हो चुका है। तो भाई आज है 19 अगस्त 2024। मैं बता दूं दोबारा। और आज है रक्षाबंधन, सभी को रक्षाबंधन मनाइए अच्छे से। और भाई हमारा रक्षाबंधन तभी बनेगा ना जब हमारी जॉब लग जाएगी और अच्छे से गिफ्ट देंगे हम अपनी सिस्टर को। ठीक है, तो चलते हैं आज इसी मोटिवेशन के साथ चले जाए। बताओ, आवाज़ सही आ रही है? मुझे ये बता दीजिए जरा, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है? यार आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है अपने साथ। ठीक है, पर अब तो मैंने काफ़ी मतलब कि अमेंडमेंट कर दी है ना। आवाज़ में अब प्रॉब्लम नहीं आ रही हो आपको, जो मैं क्लास डालता हूँ उसमें तुमको आराम में आवाज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है भाई, थोड़ा आवाज़ को कोऑपरेट करना। वैसे आवाज़ ठीक आ रही होगी, मैं मान के चलूंगा। तो आज हम करते हैं अन्य तथ्य भारत के, जो है कुछ अन्य तथ्य। ठीक है, मैं इसमें से सिलेक्टेड सिलेक्टेड पार्ट करा रहा हूँ भाई। देखो, पूरी पिनेकल आप भी समझो, पूरी पिनेकल अगर कराने बैठ जाऊंगा ना तो भाई 1.5-2 साल में भी किताब खत्म नहीं होने वाली है। पूरे 1.5-2 साल खा जाएगी किताब ये, फिर भी कंप्लीट नहीं होगी। इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं तुमको बता नहीं सकता। ठीक है, बट उसके अंदर से हमको कंसाइज पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पेपर को पेपर ओरिएंटेड, हम उसको देख के ध्यान में रखे हुए हम इस क्लास को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें पता ही है डार्क हॉर्स सीरीज चल रही है अपनी, जीके वाली है और इंग्लिश वाली भी है। भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सब भाई प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देखना। ठीक है, रिवीजन में बहुत मदद करेगी, इंग्लिश हो या जीके हो। और इंग्लिश और जीके का ही मेरा टास्क क्यों है, मैं मैथ्स क्यों नहीं करा रहा हूँ? इंग्लिश और जीके क्योंकि एमटीएस में भी पूछी जाएगी, और सीजीएल में पूछी जाएगी, और सीएचएसएल मेंस में भी पूछी जाएगी। ठीक है, जो होने वाला है सितंबर अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में सितंबर में तो हमारा सीजीएल है, अक्टूबर में, और अक्टूबर से ये फिर मेंस कब लेके भाई सीएचएसएल का? वो तो एक दिन में करा लेगा क्या। ठीक है, अभी तो रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, टायर 2 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, टायर फर्स्ट का तो आंसर की आए हुए भी 1 महीना हो गया है। तो समझ रहे हो भाई? तो उसमें हमारा एमटीएस में भी इसका काम हो, इससे हमारा काम बन जाएगा। एमटीएस में हमारा काम कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये जीके और इंग्लिश पे हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाई है। और भाई ये 2 सब्जेक्ट चला रखे हैं मैंने, और यही सबसे मेन है। इसमें अगर हमने कमांड कर ली, मैथ्स तो हमने कवर कर रखा है अपना कंप्लीट। सब बंदे अलग अलग टीचर पढ़ते हैं, अलग अलग टीचर से कर रहे हैं अपना कोर्स कवर। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तो इसका ये हम जो पार्ट करने वाले हैं वो है ये छठा पार्ट। आज जो हम कवर करेंगे पार्ट ये 6, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अन्य तथ्य भारत के। ठीक है, कुछ छोड़ता ही चलूंगा और कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम मार्क करके पढ़ते रहेंगे। चला जाए तो चलिए, पहले सवाल की अगर बात करूंगा तो देखिए, पहला क्लोन पशु, पहला क्लोन पशु की बात कर रहा हूँ। क्लोन पशु असामिया भैंस नर बछड़ा, जिसका नाम था सच गौरव। इनका जन्म होता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी काफी हिसार में। तो पहला क्लोन पशु याद हो गया। पहला जूट मिल, इसकी स्थापना 1855 में कोलकाता के रिशारा में की गई। पहला कॉटन मिल, पहली कॉटन मिल बॉम्बे में, और वीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में बॉम्बे में एक
स्पिनिंग मिल के रूप में की गई थी। ठीक है। पहला एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट किसने बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंस, INMAS, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, पेपर में ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। तो उसने ये भारत का पहला स्वदेशी एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट विकसित किया है। ठीक है। और ऐसा किया किसने? INMAS ने किया। भारत की पहली रिफाइनिंग डिगबाई रिफाइनिंग है। ठीक है, असम में है जो कि। भारत का पहला 3D तारामंडल मैंगलोरू के पीलीकुआ में स्वामी विवेकानंद तारामंडल भारत का पहला 3D तारामंडल है। मैंगलोरू, मैंगलोरू का है जरा ये बता दीजिए मेरे को, बताओ मैंगलोरू का है? कर्नाटक में। पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा भारत और एशिया का पहला नाभिकीय उद्घाटन रिएक्टर था। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी क्या है भाई? ये फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती। ठीक है। क्लास को 2 बार देखना, 3 बार देखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एक दिन में किसी के याद नहीं होता। मैं रियलिटी बताऊं, धीरे धीरे जब तुम बोलते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये पेपर में आ चुका है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म पूछता है एग्जामिनर, जरा इसके 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पहला व्यवहारिक प्रोटोटाइप ए अर्पनेट है। एडवांस, इसकी फुल फॉर्म पूछता है ARPANET की, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है इसकी फुल फॉर्म। और इंटरनेट का पहला व्यवहारिक प्रोटोटाइप है जो कि 1960 के दशक के अंत में आया था। ठीक है जी। चलिए अगला चलते हैं। प्रधानमंत्री 2019 में उन्होंने क्या किया? पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया था। पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया मोदी जी ने 2019 के अंदर। नीचा नगर कहाँ पे है? नीचा नगर 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पांड में डी और जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी ये। सुष्मिता सेन, ध्यान रखना, सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, सुष्मिता सेन जो हीरोइन है हमारी। ठीक है। भारत में पहला रेडियो शो 1923 में प्रसारित किया गया था। भारत का पहला रेडियो शो जब हुआ था ना, तो 1923 में प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया था। यह श्रीनगर के डल झील होगी पक्का। ये डल झील है, देखो डल झील में स्थित है। तैरता हुआ कौन सा पार्क? कौन सा बताया? अभी तो बताया मैंने, कौन सा पार्क है? डाकघर। तैरता हुआ डाकघर ना, तैरता हुआ डाकघर जो कहेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब देखो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। ठीक है। हुमायूं का मकबरा मकबरा ए हुमायूं भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। यहाँ पे क्या है? पेड़ पौधे उद्यान है एक तरीके से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कोलकाता में शुरू की गई है। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र है। समाचार पत्र पढ़ते हो ना मॉर्निंग में सुबह उठ के? क्या पढ़ते हो? समाचार पत्र तो पढ़ते हो सुबह, न्यूज़पेपर। सबसे पहले कौन लेकर आया था इसको? जेम्स ऑगस्टन हक्की का योगदान था इसमें। ठीक है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन और जयपुर भारत का पहला पूर्णतः महिला प्रतिबंध रेलवे स्टेशन। यहाँ पे महिलाओं को प्रतिबंधित है, यानी कि यहाँ पे महिला जा नहीं सकती है। ऐसे ही हिंदू फिल्मों में पहला पार्थ गीत 1935 में संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। ये कुछ फैक्ट है, उसके बारे में हमने बात की। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे। ठीक है। पहले देखो, जो पेपर में एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है इनको। और हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं। ये पुरस्कार करने के बाद एक तो हम ये राष्ट्रीय पुरस्कार कवर करेंगे, देखो ये रहा राष्ट्रीय पुरस्कार। फिर हम ये वीरता पुरस्कार कवर करेंगे, और फिर हम साहित्य पुरस्कार कवर करेंगे, और फिर विज्ञान पुरस्कार भी देख लेंगे आज। ठीक है। चलिए यही कवर कर पाएंगे, इसके बाद हम फिर चलेंगे हम अपना कला वाले पे, बताता हूँ कौन सा करेगा। चलिए पहले आते हैं हम पुरस्कारों पे। राष्ट्रीय, मैंने इसके 5 पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है। और इसके 5 पार्ट में मैंने इन चीजों को, जिस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है ईमानदारी से, उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि मैंने भारत रत्न का नाम जरूर लिया है पहले। ठीक है। चलो, तो पहला आता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारा भारत रत्न, जिसकी स्थापना होती है 2 जनवरी 1954 के अंदर। ठीक है। भारत रत्न के लिए अनुशंका जिन्हें जताई थी प्रधानमंत्री द्वारा
राष्ट्रपति को किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 लोग, 3, लेकिन 1999, हाँ मतलब जो राष्ट्रपति जी है ये हमारे भारत रत्न को देते हैं, ठीक है। और ये अधिकतम एक वर्ष के अंदर सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 1999 में 4 पुरस्कार दिए गए थे, ये ध्यान रखना। ये अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या बन गया सवाल, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बंदे सोचेगा कि यार 4 पुरस्कार ही मिल सकते हैं। अच्छा, तो एक साल ऐसा भी था जो कि भारत रत्न अधिकतम कितने बंदों को मिल सकता है, 3 बंदों को दे सकता है राष्ट्रपति जी हमारे, जो कि अभी करंट में कौन है बताओ, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, यही है ना। चलिए, तो 1999 में 4 पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन रेयर बन जाता है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट है ये। तो 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैंने करा रखा है अपनी वीडियो के अंदर, देखना। ऐसे ही सीवी रमन को मिला था, और तीसरा जो बंदा श्री राजगोपालाचारी है। 1954 में स्थापित होते हैं, और 1954 में 3 बंदों को मिलते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन जी को, और सी राजगोपालाचार्य को। पहला हमारा याद होता है, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही देखो, मैं तुमको सीक्वेंस वाइज कराता हूँ। सबसे बड़ा हमारा होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है हमारा पद्म विभूषण। तो हम पहले पढ़ेंगे पद्म विभूषण, फिर पढ़ेंगे हम हाँ ठीक है, सही दे रखा है इन्होंने, सीक्वेंस वाइज ये, बट हम पहले पद्म पुरस्कार देखते हैं। पद्म पुरस्कार 1954 द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एक सदन प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक प्रदान दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। आई बात समझ में। स्थापित कब होते हैं, 1954 में अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पद्म विभूषण की बात करेंगे। सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। चलिए, असाधारण और असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है ये। पद्म विभूषण के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस और नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहिब गंधाट खेर, वी के कृष्ण मेनन और जिग्मे दोराजी वांगचुक, जिन्हें 1954 में ये पद्म विभूषण दिया गया था। कितने लोग हो गए हमारे, काउंट करे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को ये पद्म विभूषण यहाँ पे 1954 में प्राप्त हुआ था, सम्मानित हुए थे उससे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर, वो आता है हमारा पद्म भूषण। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है ये। और पद्म भूषण के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, अमरनाथ झा, पद्म भूषण। और इनके सहित 22 लोगों को यह मिला था, 22 लोगों को यह मिला था, 22 लोगों को यह मिला था भाई, ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे हम, ठीक है, 22 लोगों को ये मिला था। चलिए आगे चलते हैं, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। 1954 में ये सम्मानित किए गए थे। ऐसे ही अब आता है हमारा पद्मश्री। किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, देवी आशा देवी जी थी। और ये आर्यनाक्रम सहित 18 लोगों को 1954 में से सम्मानित किया गया था। ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार, खत्म, 4 ही है, ठीक है, चारों हमने पढ़ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं वीरता पुरस्कार। देखिए भाई, वीरता पुरस्कार भी तो दोगे, जो कि क्या होता है, हमारे देश के प्रति जो अपनी क्या अपनी जान को निछावर कर देते हैं। तो देखिए, वीरता पुरस्कार जब भी मिलेगा, वीरता पुरस्कार, ठीक है। चलो हम इसको कवर चेंज कर लेते हैं ना, चलिए पिंक कर लेते हैं आज। तो गणतंत्र दिवस, बताओ गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, पेपर वाला ये भी पूछ लेगा कि ये बताओ, जो वीरता चक्र है, वीरता चक्र के अंदर हमारा परमवीर है, अशोक है और वीर है, ये 3 चक्र है। ये कब दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पे दिए जाते हैं भाई, ठीक है। गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को। अब देखिए, सबसे बड़ा जो इनमें होता है वो होता है परमवीर। ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। इससे मैं बताऊं तुमको, एक सवाल और मेरे को याद आ रहा है, इससे बताऊं, 26 जनवरी से, 26 जनवरी 1950 से मुझे एक सवाल याद आता है, एक सेकंड के लिए रुकिए, ठीक है। बताओ, यहाँ पे जो बनता है सवाल,
ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी हमारी? 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ये यहाँ से मेरे को सवाल आया था, ठीक है, तो मैं तुमको बता दिया। परमवीर चक्र का अनुवाद परम बहादुर का पहिया के रूप में किया जाता है। प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त करता थे वो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। 1950 में पहला इनको ये मिलता है। और योगेंद्र सिंह यादव को मिलता है परमवीर चक्र पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ये, ठीक है। चलिए, इनके बाद कौन सा आता है? महावीर चक्र आता है जी। कौन सा आता है? महावीर। यह दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। स्थापना इनकी भी 26 जनवरी 1950 को होती है। ऐसे ही तीसरा तीसरा जो आता है हमारा वो आता है वीर चक्र। इसकी स्थापना भी 26 जनवरी 1950 को होती है। और इस दिन हमारा, मैंने अभी बताया तुमको, क्या होता है बताइए, इस दिन हमारा क्या है बताओ? इस दिन हमारी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट, जरा मुझे कोई बताएगा सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, अशोक चक्र की बात करेंगे। अब देखिए, ये अशोक चक्र स्थापना होती है 4 जनवरी 1952 में। और पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? नायक नर बहादुर थापा। अब देखो, अशोक सबसे बड़ा है यहाँ पे, या फिर कीर्ति आएगा, फिर शौर्य आएगा। तीन तीन में डिवाइड कर लो। सबसे बड़ा कौन था? हमारा परमवीर, फिर हमारा महावीर, और फिर आया था वीर। ये तीन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम अशोक चक्र चलेगा, कीर्ति चक्र चलेगा, और शौर्य चलेगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए, अशोक चक्र की स्थापना बात करें तो 4 जनवरी 1952 में इसकी स्थापना होती है। और पहले प्राप्तकर्ता मैंने बताया नायक नर बहादुर थापा थे। कीर्ति चक्र की बात करेंगे, 1952 में इसकी स्थापना होती है। नागरिक के साथ साथ सैन्य कर्मियों को भी दिया जाता है, जिसमें मरणोपरांत पुरस्कार भी शामिल है। और यह शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। तो पहला कौन सा हुआ? अशोक चक्र, मैंने अभी बताया तुमको। और यह महावीर चक्र के बराबर होता है। कौन सा? कीर्ति चक्र। ठीक है जी। ऐसे ही शौर्य चक्र की बात करेंगे। शौर्य चक्र की स्थापना होती है 1952 के अंदर। 1952 में अशोक चक्र श्रेणी तृतीय के रूप में, और 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका अशोक चक्र तृतीय था। सबसे ऊपर कौन था? अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे कीर्ति, और तीसरे पे अशोक तृतीय था इसका नाम। 1952 तक, 1967 तक। और जब 1967 आया, 1967 के अंदर इसका नाम बदलकर कर क्या दिया भाई? 1967 के अंदर इसका नाम बदलकर कर दिया शौर्य चक्र। याद हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अब सेना पदक है। देखो, सेना पदक मैं बताता हूँ। सेना पदक भी है। सेना, जो सेना में सेना पदक किसको मिलता है बताऊंगा। 26 जनवरी 1960 को ये इसकी स्थापना होती है। 5 अन्य पदक विशिष्ट सेवा पदक श्रेणी होते हैं। पहली श्रेणी में दिया जाता है, दूसरी श्रेणी में दिया जाएगा, और तृतीय श्रेणी में दिया जाएगा। इसके बाद सैन्य सेवा पदक मिलता है, और विदेश सेवा पदक मिलता है, और नौ सेना पदक मिलता है, और वायु सेना पदक मिलता है। आगे चलते हैं। युद्ध सेवा पदक, वो सेना था, ये युद्ध सेवा पदक है। युद्ध के दौरान विशेष सेवा के लिए भारत के सैन्य पुरस्कारों में से एक है, जो कि युद्ध सेवा पदक होते हैं। यह पुरस्कार विशेष सेवा पदक के बराबर है, जो कि शांति काल में एक विशेष सेवा अलंकरण है, जो कि 1980 में दिए गए थे। 1980 में इनकी स्थापना होती है। और प्रथम महिला पुरस्कार विजेता जो बनी थी वो थी 2019 में मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल, बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? मिंटी अग्रवाल। भाई यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? बताइए। स्लो, थोड़ा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ मैं? कभी तुम लगा रहा हो स्लो चल रहा हूँ थोड़ा सा ना यार। तभी धीरे धीरे याद होगा एकदम से। मैं भी ये ऐसा नहीं है मैं भी रट के बैठा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ भाई रिवाइज कर रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे याद है तो कुछ नहीं है। कुछ सीखेंगे और कुछ याद करेंगे। देखो, जैसे कि इसमें से मैं तुम्हें बताऊँ, इतना बड़ा बड़ा हम नहीं पढ़ेंगे, बट एक बार रीडिंग मार लेंगे तो हमारे कुछ चीजें दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये हम साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे। साहित्य में अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। साहित्य साहित्य पुरस्कार देखो आते पेपर में, जैसे कि व्यास। अब पता है एसएससी वाला क्या पूछ लेगा? जो व्यास सम्मान है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं साहित्य पुरस्कार। अब जो व्यास पुरस्कार है, व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार है। और ध्यान रखना, एसएससी ने सवाल पूछ चुका है एक बार कि व्यास सम्मान जो है, यानी कि जो ये साहित्य का पुरस्कार है, कौन सा व्यास सम्मान, यह कौन से फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। और
और इसकी जो राशि है वो है भैया 4 लाख रुपये। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 1991 के लिए राम विलास शर्मा को इनको मिला था ये वाला पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। और कौन देता है इसको? के बिड़ला फाउंडेशन देता है। 4 लाख रुपए इसकी नगद राशि होती है। दूसरा प्राप्तकर्ता जो था, जिसको ये दूसरा मतलब जो दूसरे नंबर पे जिनको ये पुरस्कार मिला, वो था नीलाचंद 1992 में, जस्ट इनके 1 साल बाद। किसके 1 साल बाद? रामविलास शर्मा के बाद। ठीक है, 1992 के लिए शिव प्रसाद सिंह को मिला। और किसके लिए मिला था? नीलाचंद। जैसे कि रामविलास शर्मा को किसके लिए मिला था? प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में इनको मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान। बात हुई क्लियर यहाँ तक? बताइए। अरे बात क्लियर हुई यहाँ तक? नहीं हुई? बताओ, समझ में आया यहाँ तक का? भाई इतनी स्पीड से चलेंगे, थोड़ी चाहे क्लास हम थोड़ी लंबी ले लेंगे, बट कोई इशू नहीं है। बट समझ में तो आना चाहिए कम से कम। बताइए, बोलो, चलते आगे, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो सरस्वती सम्मान की बात करेंगे हम। सरस्वती सम्मान देखो, सरस्वती सम्मान कैसे मिलेगा? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद साहित्य कार्यों के लिए ये विशिष्ट पुरस्कार है। यानी कि 8वीं, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा का जो उल्लेखित है ना, उसमें से कोई भी भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है। 1991 के अंदर के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ध्यान रहे, सरस्वती सम्मान के जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे हरीश बच्चन, को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा, जैसे कि क्या भल्लू, क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर, और दर्श द्वार से सोपन तक के लिए दिया गया। रमाकांत रथ को 1992 में उनकी कीर्ति श्री राधा के नाम के लिए किसे दिया गया? रमाकांत रथ को दिया गया 1992 के अंदर। बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? और देखिए, अभी हम साहित्य पुरस्कार पढ़ रहे हो। साहित्य में सबसे जो, जैसे हमने किसके अंदर, ये देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर हम सबसे ऊपर कौन पढ़ा था? भारत रत्न पढ़ा था। ऐसे ही मैं बात करूंगा, साहित्य पुरस्कार में जो सर्वोच्चम होता है, यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नाम तो आपने सुना ही होगा, बताओ सुना है नहीं सुना नाम? बोलिए। इसकी स्थापना होती है जी 1961 के अंदर। और प्रथम प्राप्तकर्ता जो होते हैं मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप 1965 को उनके कविता सांग्रिया, ठीक है, द बेम्बू फ्लूट के लिए दिया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, दूसरे प्राप्तकर्ता कौन थे? ताराशंकर बंदोपाध्याय 1966 में मिलता है इनको। और प्रथम महिला पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी जी को यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रतिश्रुति के लिए दिया गया। और पूछ लेगा एग्जाम, एसएससी वाला पता क्या करता है? उल्टा सवाल पूछता है हमेशा। पता क्या पूछ लेगा वो तुमसे? कहेगा प्रतिश्रुति जो है ये किसका उपन्यास है? तो तुम क्या आंसर लगाओगे वहां पे? बताओ क्या लगाओगे फिर वहां पे आंसर? वहां पे आंसर क्या लगाओगे? आशा पूर्ण देवी। आई बात समझ में? बताओ, यहाँ याद हुआ नहीं हुआ? बताओ। क्योंकि देखो ये पुरस्कार है भाई, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, और कब काबे स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, पकड़ेंगे स्पीड अभी। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभी ज्ञानपीठ पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे हम साहित्य अकादमी पुरस्कार। स्थापना होती है 1954 में। इस पुरस्कार में एक ताम्र पत्र और 1 लाख रुपए नगद राशि होती है। और साहित्य अकादमी फेलोशिप भारत में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्य सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसकी स्थापना होती है 2011 के अंदर। जस्ट अभी आज से 13 साल पहले, 2024 चला है ना, तो 2011 में इसकी स्थापना होती है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। यह युवा लड़कों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के लिए मान्यता देता है। और इसमें 50,000 रुपए की नगद राशि है, जो कि उत्कृष्ट
ताम्रपत्र शामिल भी है यहाँ पे, ठीक है। बिहारी पुरस्कार 1991 में दिया था, के बिड़ला द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन के द्वारा। और 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से यह एक है। इसका नाम प्रसिद्ध रवि नहीं, प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर रखा गया। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता जो थे हमारे यहाँ से बिहारी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, वो थे जय सिंह नीरज, जो को कब मिला, 1991 में मिला। उनके काव्य संकलन धनी का आदमी के लिए दिया गया था। धनी का आदमी किसका, जो ये काव्य संकलन है, ये जय सिंह नीरज का था। आज से पहले नहीं पता होगा, पर आज हमको पता लग गया है, ठीक है। चलिए, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार, देखिए गीतांजलि साहित्य पुरस्कार याद करेंगे। स्थापना होती है 2012 में, आज से 12 साल पहले। 2024 चल रहा है, ऐसे इसको कोरिलेट करके याद करेंगे, रटना पड़ेगा भैया, स्टेटिक है, क्या करें। चलिए, एक फ्रैको भारतीय साहित्य पुरस्कार के रूप में है, और इसकी स्थापना मोहसेन हजूरी फाउंडेशन और सीएचजी अर्थ ग्रुप भारत में एक होटल कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। जरा मुझे यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और ये मैंने पढ़ा भी है पहले, तो आज हम इसको दोबारा देखेंगे। सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई शांति पुरस्कार इसको मिलता 2014 के अंदर। सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, जॉन बी गुडनाइट, रसायन विज्ञान में 2019 में इनको मिल चुका है, कौन सा, नोबेल पुरस्कार, ठीक है जी। जीन पॉल शास्त्र को 1964 का नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला। ले डक थो 1973 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, किसने, ले डक थ्रो ने मना कर दिया था। साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में सुली पुधोम्बे को दिया गया, ठीक है। ये हमने कर लिया भाई अभी तक के। हमने कौन कौन से करे, राष्ट्रीय पुरस्कार कर लिए, और जी वीरता पुरस्कार कर लिया है, साहित्य पुरस्कार भी कर लिए। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे क्या करे जाए बताओ। देखो मैं ना बहुत तरीके चल रहा हूँ, क्योंकि यार हमारा एग्जाम जल्दी, और हमको देना कि क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, वो हमको डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए निकाला था ये रहा पेपर में ना, जिस हिसाब से ट्रेंडिंग में सवाल चल रहे हैं उस हिसाब से हमको आगे चलना है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं और पेपर में हमको सवाल मिल नहीं रहे हैं, क्या फायदा फिर हमारी इस सीरीज का, है ना, बताइए। चलिए हम आते हैं अब जी सरकारी योजनाएं पे। सरकारी योजनाएं पढ़ेंगे आज हम, ठीक है जी। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई बताओ, सरकारी योजना। चल तुम्हें ये भी कराए थे आज, बताओ क्या करा जाए। युद्धों पर आधारित फिल्में जो बनी हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी बनी है। हकीकत 1964 में बनी थी। फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। निर्देशक कौन थे, चेतन आनंद। जो भी तुम्हें पसंद आए देख लेना, ठीक है, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है। अच्छी सी मूवी है, तो गलत मूवी तो बता नहीं रहा हूँ मैं तुमको, है ना। तो हकीकत मूवी, जिसे 1962 का भारत और चीन का युद्ध देखना हो ना भाई, वो देखना हकीकत, ठीक है। और इनका जो निर्देशक है चेतन आनंद, डाले ना पता लग जाएगी। ऐसे ही बॉर्डर देखी होगी तुमने, बॉर्डर, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हो, चिट्ठी आती है पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, तो ये आपने देखा होगा। बॉर्डर 1997 में पब्लिश होती है, लोगों वाला की लड़ाई पर आधारित। यह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दर्शाया गया है, और इसके निर्देशक थे कौन थे, निर्देशक जेपी दत्ता। ऐसे ही एलओसी कारगिल 2006 एक मूवी है, जो कि 1999 के ऑपरेशन विजय पर आधारित है। इसके भी कौन थे हमारे निर्देशक, जेपी दत्त, ठीक है। दो जेपी दत्त है, मतलब एक ही जेपी दत्त है जिन्होंने दो मूवी रिलीज करवाई है, जो कि दो के निर्देशक रहे हैं। ऐसे ही 1971 2007 में यह मूवी आती है। यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है, और 6 युद्ध बंदियों की कहानी बताती है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी है, 2019 में पब्लिश होती है। 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध
कि सच्ची घटनाओं का एक काल्पनिक नाटक है, जो कि हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक देखा ना, वो बंदा, वो गाना सुना है तुमने, उस पे है ये। ऐसे ही आगे चलते हैं भाई। एग्जाम में पता नहीं कौन सा सवाल कहाँ से आ जाए, तो आपको ना पकड़ के रखनी है ना बस, पता नहीं कौन सा सवाल कहाँ से आ जाए। ठीक है, उसके अंदर हम बहुत सी चीजें करने वाले हैं। चलिए, केसरी। और केसरी की बात करें 2019, ये आई केसरी 2019 में आई थी। सारागढ़ी की लड़ाई पर ये आधारित है, जो कि 1897 में ब्रिटिश सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सैनिकों और 10,000 अफरीदी और कराइन पश्तूनी आदिवासियों के बीच लड़ा गया था, एक युद्ध ये। ठीक है, और उन्होंने, ये बेचारे सारे मारे गए थे जो हमारे सिख थे। 21 सैनिकों ने सिर्फ इनकी ध्वस्त कर दी 10,000 की सेना अफरीदी की। मान के चलो कैसा युद्ध रहा होगा, ये सोच के देखो आप। शेरशाह 2021 में आती है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी है, जो 1999 के ऑपरेशन विजय के दौरान भारत की जीत के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेशन विजय करा था ना हमने, ठीक है, 1999 में कारगिल जब हुआ था। चलो ये बताओ, कारगिल युद्ध, कारगिल दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जुलाई 1999 को कारगिल हुआ था, ठीक है। इसलिए हमने इसकी तारीख को याद कर लिया है। और ये युद्धों पर आधारित, भाई मैं हकीकत मूवी जरूर देखूंगा, और ये हम आज ही देखेंगे, हकीकत। क्योंकि आज तक हमने सारी युद्ध की लड़ाई, हमने बॉर्डर भी देख रखी है मैंने, ठीक है, कारगिल भी देख रखी है, ये भी उलझियल सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब देख रखी है। बट हमने हकीकत नहीं देखी है। मैं भी तुमको रिकमेंड करूंगा, आप भी इनको जरूर देखिए। अच्छी मूवी है, आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलते आगे। भाई चीजें काम ही आती, कुछ वो नहीं होता, तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। चलिए, चलो एक सवाल मेरे आंखों के सामने ये रहा। देविका रानी जी जो है, वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 की पहली प्राप्तकर्ता महिलाएं हैं। ठीक है, महिला श्रेणी में इन्होंने, देविका रानी जी ने सबसे पहला कौन सा पुरस्कार जीता था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। बात क्लियर है? बताओ जी, क्लियर है नहीं है? आवाज तो सही आ रही होगी ना भाई? कभी आवाज ही गायब मिले कुछ देर बाद, हम देखे जब क्लास को खत्म करके हमने 2 घंटा कंटिन्यू बोला और हमारी आवाज ही गायब है, तो हो जाएगा भैया दिमाग खराब। हो हाँ भाई, इस सीरीज में तुम बताना तुम्हारे भाई का प्रयास कैसा लग रहा है तुमको ये, ठीक है, ये जो डार्क हॉर्स सीरीज चल रही है अपनी जीके वाली, बड़े रेस्पॉन्स दिया भाई आपने, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। और चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करके बता दिया करो भाई है। चलो आज हम करते हैं सरकारी योजनाएं, फिर करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर से जो भारत रत्न जिसने प्राप्त किया था उनके बारे में हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे कि तुमने देखा होगा, ये हमारे जो आजकल, जो ये आजकल नहीं, मतलब जो एसएससी तुमसे सबसे ज्यादा क्या पूछता है, स्टैटिक में क्या पूछता है, जो ये आर्ट एंड कल्चर, डांस हो गए, डांस से रिलेटेड जो घराने हो गए, ये सब चीजें पूछता है। आज के डेट में जो ट्रेंड है ना, टीचर्स जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। क्योंकि पढ़ने को बहुत सारी चीजें है भाई, पर हमको ये पता होना चाहिए ना कि हमने पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, जब हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। अदरवाइज घूमते रहो, साल खराब करते रहेंगे भाई हम भी, है ना, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, तो चैनल को कर दे और सब्सक्राइब भाई है, अच्छे से याद दिलाना पड़ता है तुमको यार, इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, क्लास के अंदर ही सब चीजें याद करा रहा हूँ, फिर भी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो। भाई कर दिया करो यार, है ना भाई, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी। और मैं बिना मोटिवेशन के, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, एग्जाम के टाइम पे ना ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट साबित होगी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। देखो थोड़ा मैं बोल के ना अपना खुद को मोटिवेट करता हूँ, जिससे कि मेरे को प्रेरणा मिल सके और मैं खुद जल्दी जल्दी जल्दी। देखो हम मजे मजे में कितना कुछ पढ़ जाते हैं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। अभी हम कहाँ पे थे, अब हम नीचे आके यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो इंपॉर्टेंट दिखा मैं वहां पे रोक दूंगा कर्सर अपना, ठीक है। चलिए, सरकारी योजनाएं देखो कितनी है। आज सरकारी योजना खत्म कर दे सारी, बताओ। पेपर बड़ा पूछ रहा है, एसएससी परेशान कर रखा है। आज एसएससी की परेशानी हम खाई उड़ाते हैं। एसएससी परेशानी, एसएससी की जो नवज है ना उसको पकड़ते हैं, और इसकी सारी हम करते हैं। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो करेंगे कंप्लीट। भैया देखो कितनी योजना है भारत सरकार की, है ना। ये देखिए, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, ये क्लास आज भारत सरकार के नाम ही करते हैं, और भारत सरकार के तो कर्मचारी बनना है यार। तो हाउस द जोश, बताओ दिखा दो। देखो कितनी सारी है, अरे भाई साहब ये तो खत्म ही नहीं हो रही भाई। कोई बात नहीं, सारी योजनाएं खत्म करते हैं इस क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे हटने वाले तो हम कल भी नहीं थे ना, आज है ना अभी हटेंगे। चला जाए, चलो आ जाइए। देखो, मुद्रा जो है ना, सबसे पहले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहला ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। सबसे पहला ही क्वेश्चन और पेपर में पूछा जा चुका है।
देख रहे हो क्या मजा आएगा तुमको पढ़ने में। जो फालतू की योजना होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी एक बार इसकी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रीडिंग तो हमारी लो कम से कम, बहुत चीजें याद हो जाएगी। अब पता है क्या करता है ये पूछेगा साल, साल पूछता है और फुल फॉर्म पूछता है और कुछ नहीं पूछता। बस साल पूछेगा, उसका जो उसमें जो उसका फायदा मिल रहा है, कब लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री का दिन आती है, और भाई इसकी फुल फॉर्म बता दो। जैसे कि मैं तुम्हें बता दो, प्रधानमंत्री मुद्रा। अब ये मुद्रा पता है क्या है? इस पे मुद्रा पे सवाल बना दिया एसएससी ने, बताओ कैसे बनाया। बताता हूँ, देखो। पता है कैसे बनाया सवाल? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग एजेंसी लिमिटेड योजना है ये। अब डी का मतलब बताओ मुझे क्या बना? यहाँ पे डेवलपमेंट बन गया। आर का मतलब क्या बन गया? रिफाइनिस बन गया। ए का मतलब एजेंसी बन गया, और माइक्रो यूनिट्स तो हो गई याद। इसकी स्थापना जो होती है 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च होती है। ये 3 श्रेणी में मतलब बांटी गई है उसको। शिशु के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण ले सकते हैं हम। किशोर के लिए 50,000 तक से ऊपर ले सकते हैं। और 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक का ले सकते हैं। और जो तरुण है, तरुण तीसरी श्रेणी है इसकी। ठीक है, तरुण जो है वो तीसरी श्रेणी है किसकी? मुद्रा की। अब मुद्रा ही नाम है तो मुद्रा में क्या मिलेगा? पैसे तो मिलेगा या कुछ और मिलेगा? बताओ। तो 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख तक ऋण ले सकते हो सरकार से आप। इस किस कौन सी वो कौन सी योजना के तहत बताइए? कौन सी योजना के तहत ले सकते हो आप ऋण? ये ले सकते हैं मुद्रा। मुद्रा। देखो ऐसी ऐसी योजना चल रही है, हमको पता ही नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कभी गांव गए हो अपने? और गांव में तुमने एक वो देखा होगा, क्या कहते हैं उसको, एक वो बना रहता है मैप। मैप नहीं, एक तरीके से हम बोल रहे हो तो उसको पेम्पलेट टाइप में एक ना वो सड़क बनी रहती है, सड़क काले काले कलर से की एक। समझ रहे हो ना यार? सिंबल तो मैं दिखा नहीं सकता, मैं बताता तुमको नहीं तो। हाँ, कैसे समझाओ यार? देखो, एक सिंबल बना होता है गाँव की सड़कों पे ऐसा छोटा सा, वो दिखाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है। मैं अभी रिसेंटली अपने गाँव गया था, तब देखा था मैंने, तो वहां पे क्या है, चीजों को पकड़ करो। प्रधान जो सड़क बनवाता है गाँव के अंदर, वो क्या करते हैं, इसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए गाँव, वहां पे गाँव में क्या सड़कें बनाई गई है जो, ठीक है, प्रधान के द्वारा। ठीक है। और राज्य सरकार को पैसा भेजा जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार भेजती है पर ग्राम पंचायत को भेजती है प्रधान को, प्रधान से बनता है फिर सारा काम। तब तो गाँव में प्रधानों को वोट दी जाती है। बात समझ में आई? अब देखिए, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? क्लास कितनी भी लंबी हो जाए डजंट मैटर। हमको चीजें दिमाग में उतारनी है, याद करनी है। क्लास के अंदर कितनी बड़ी क्लास हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पर हमको चीजें याद करनी है फटाफट से। देखो मुद्रा याद हो गई है तुमको। ऐसी हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हिंदी में तो आएगा ना, PMGSY से मत डरना। ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन आता है एग्जाम के अंदर, लैंग्वेज चेंज करके। समझ नहीं आया तो वहां से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जी का तुमने स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई, सिलेक्शन मेंस के अंदर यही दिलाने वाली है, ध्यान रखना इस बात का। बंदे क्या है, इग्नोर करके चलते हैं, रैंक यही दिलाता है। ठीक है ना? जिस बंदे ने जीएस में 75 में 60 स्कोर कर दिया ना, वो ले गया सिलेक्शन। क्योंकि मैथ रीजनिंग सब कोई कर लेता है, इंग्लिश सब कोई कर लेगा। फंसेगा बच्चा जीके में, और जीके होती नहीं है। अब मेंस में जीके भी आती है, और सीएचएल में भी जीके आती है, एमटीएस में भी जीके आती है। हर जगह जीके है, और इसी के ब्याह पे मैंने ये सीरीज चलाई है। और तुम शेयर करते नहीं हो चैनल को, है ना? सब्सक्राइब करते हो चैनल को, कर दिया करो भाई। चलिए, चलिए अब मजे नहीं लेते। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, इसे 25 दिसंबर, 25 दिसंबर मुझे कुछ याद आया, 25 दिसंबर थे। देखो जीके ऐसे बनेगी, देखो मजा आएगा तुमको। 25 दिसंबर को हम एक दिवस मनाते हैं यार, मुंह से निकल जाता अभी। पहले इसको कंप्लीट कर लो, ऐसे में पता नहीं क्यों भटक जाते हो यार जीके में। जीके सब्जेक्ट यार इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना, अगर तुम्हें से प्यार हो गया ना, तुम छोड़ नहीं सकते इसको। 25 दिसंबर 2000 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया। और नोडल मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का दिन ये आती है। 25 दिसंबर को हमने अटल बिहारी से रिलेटेड कुछ दिवस पढ़ा था, मेरे याद आ रहा है ना। तुमने तो देखी नहीं है वीडियो मेरी। ठीक है, जाके भाई प्लेलिस्ट बना दी है, सारी वीडियो देखिए, लाइक वाइक करा करो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और शेयर भी करते करो किसी को। तो बताओ 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हम्म?
बताइए। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? सुशासन दिवस, ठीक है। आपको नहीं, आपको बताओ याद हुआ है नहीं हुआ? मेरे को तो याद है भाई, तो मैं तो अपना कर रहा हूँ रिवीजन अच्छे से। आप करो या मत करो, मर्जी आपकी है। तो हम दो ये योजना पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास के अंदर। 2 घंटे की क्लास रखी जाएगी, शायद मेरे हिसाब से लग ही जाएगा 2 घंटे पढ़ाने पढ़ाने में, ज्यादा भी लग सकते हैं, कुछ नहीं पता। चलिए, तो फालतू अब थोड़ा स्पीड करते हैं, अब बहुत होगी बहस, ठीक है। मतलब बहस मतलब बहुत देर से बोले जा रहे। अब हम नहीं बोलेंगे, हम पढ़ाई पे फोकस करें, फटाफट से बोलेंगे। हम्म। यार, यकीन मानना, बोल बोल के ना गलत थक जाता है। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नाम तो सुना ही होगा। जन धन योजना के जब तहत तुम्हारे क्या खोले गए थे, किसानों के खाते खोले गए थे, नहीं खोले गए थे जब हम बचपन में, जब हम स्कूल जाया करते थे उस टाइम पे भाई। आज हम वो योजना पढ़ रहे हैं, पीएम जन धन योजना। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, और मोदी जी 2014 में तो आए थे। और 28 अगस्त 2014 को, ये देखो, 15 अगस्त को, अभी 15 अगस्त गया है, अभी 4 दिन हुए, और 15 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च होती है। और 28 अगस्त 2014 को ये, नहीं नहीं नहीं, 15 अगस्त को सिर्फ घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2014 को सिर्फ घोषणा की गई थी, किसकी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। जैसे मोदी जी भाषण दे गए अब की बार, देखी तुमने परेड? तो ऐसे ही 2014 में आए थे और घोषणा करके गए थे कि हम जन धन योजना लाएंगे, जिसके तहत अब देखो क्या होगा इसके अंदर। और ये जो इस लॉन्च हुई थी, ये हुई थी हमारी लॉन्च 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यवाहित किया जाता है, और इसमें प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपए की ओवरड्रिफ्ट सुविधा, ओडी के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते की सुविधा है इसके अंदर। बात समझ में आई? बताओ, हुआ कुछ याद? चला जाए आगे। चलिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसे मुफ्त अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल स्किल विकास योजना है ये, ठीक है। और इसका जो मंत्रालय आएगा, किसके दिन आता है ये? कुशल विकास और अधिमकता मंत्रालय। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन है ये, 25 जून 2015, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पता क्या था? 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना। इसका लक्ष्य 15 से लेके 7 साल के लिए रखा गया था, कि सभी के लिए आवास प्रदान करना। इसे आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, जो कि 2016 में लॉन्च शुरू की गई थी, यानी कि शुरू की गई थी। एक तो शहरी वाली है, एक ग्रामीण वाली है। शहरी वाली पहले की जाएगी जब तो ग्रामीण में जाएगी। तो इसको लॉन्च किया गया 2016 में, ग्रामीण वाली को, और शहरी वाले को किया गया 25 जून 2015 में। बात बराबर है? समझ में आ रहा है? बताइए भाई, चला जाए आगे? चलते आगे, आ जाइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, PMGKRA, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन आवरण के साथ 125 दिन की अवधि के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। बस ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था, 50,000 करोड़ भारत सरकार ने 125 दिन की अवधि के लिए 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। आई बात समझ? देखो कितनी कितना कुछ कर रहे हैं जी मोदी जी हमारे, और हम कहते हैं कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। पर इनका फायदा ना एक मिडिल क्लास को नहीं मिल पा रहा है, इनको फायदा मिल रहा है। जो फायदा मिलता है इनको, ये फायदा मिल पा रहा है किसको? जो बिल्कुल गरीब है, उनको ये फायदा मिलता है। इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए आवास की योजना होगी, तो वो वहां पे जाएगा। तो भाई बेरोजगार आदमी है जैसे कि हमें, तो उनके लिए कुछ नहीं है। चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY, 9 अगस्त 2016 को यह योजना शुरू होती है।
उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित करना, और नोडल मंत्रालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ये इसके अंडर ये आती है। बात बराबर है? बताओ। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। अंतर्गत 9 मई 2015 को लॉन्च की गई, और यह वित्तीय जीवन बीमा योजना है जिसे वर्ष दर तक नवीनकृत किया जाता है, और मृत्यु पर कवरेज प्रदान करता है, और 18 से 50 वर्ष की आयु के बैंक खाता रखने वाले लोगों के लिए यह उपलब्ध है। भाई साहब, मैं तुम्हें यकीन मानना इस बात का, एसएससी ने ये सवाल तक ही पूछा है भाई। ये देखो तुम, 18 ये पूछा था कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, एक अभी सवाल आएगा वृद्ध योजना आएगी, जो कि हमारे जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड मेंबर जो होते हैं उनके लिए, उसकी आयु पूछी थी उन्होंने, एसएससी वालों ने। यकीन मानोगे आप? इसलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ भाई। तुम्हें लग रहा हो थोड़ा बड़ी वीडियो जा सकती है, या क्या पढ़ा रहा है, क्या बकवास कर रहा है, कहो भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो ये लिख रहा तुम्हारे सामने ही, ज्यादा दूर नहीं है, देखो मेरी नजर पड़ गई। ये प्रधानमंत्री वन वंदना योजना क्या है? इसमें वरिष्ठ नागरिकों के हर महीने, अभी आऊंगा इस पे भी। और इसको देखो, न्यूनतम पात्र क्या है? 60 वर्ष पूर्ण जिसने कर लियो वो ही इस योजना का लाभ ले पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं ले पाएगा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम अपना रास्ता नहीं भटकते, दोबारा फोकस से करते हैं काम। तो 18 से 50 वर्षों के लिए आयु खाता रखने वाले पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आप अपना खाता खुलवा के इसका लाभ उठा सकते हैं। मृत्यु कवरेज देता है ये, ठीक है, मोदी जी हमारे। चलिए जी आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री, यार येलो कलर कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा तुमको? थोड़ा ग्रीनिश करते चलो, मल्टी कलर से देखना चाहिए, एक कलर से ना बोर हो चुका हूँ मैं ना। चलिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम जी हमारे क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे बीमा योजना के तहत। जैसे कि 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है, ये वाली जो योजना है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हाँ जी, इसमें क्या होगा बताइए? जिसे साल साल दर साल नवीकृत किया जाता है। इसे 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया, और इसका मंत्रालय जिसके अधीन ही आती है वो है वित्त मंत्रालय। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि भाई इस क्लास के अंदर हम ये जो मंत्रालय है ना, किसके अधीन कौन सी योजना आती है, पेपर वाला पूछ रहा है। और मैं कह रहा हूँ तुम इसकी एक बार फर्स्ट रीडिंग देख लेना आराम से, ऑटोमेटिक सब चीजें याद हो जाएगी। धीरे धीरे याद हो रही है, ऑप्शन देखोगे ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। जो लगेगा मेरे को नहीं है, अब देखो सारी योजनाएं अच्छी है आ रही है, और ये आती है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। आ जाइए, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान चलाया था, पीएम आशा। अब इसको शॉर्टकट में क्या बोल दिया? पीएम आशा। 2018 में शुरू हुआ। पेपर वाला पूछ लेगा पीएम आशा कब लॉन्च हुआ, आप वहां पे फिर क्या करोगे? यार मेरे तो याद नहीं, तुक्का लगा के मैं तो आगे, जिसने 18 लगाया उसको सही, जो नहीं लगा पाया वो गलत। और ये योजना किसके लिए लाभदायक है? जो किसानों को न्यूनतम समर्थन की गारंटी देना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एमएसपी की फुल फॉर्म देख लेना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आशा, किसानों के अंदर आशा आ गई ना, किसानों के अंदर क्या आ गई थी? एक तरीके से क्या आ गई थी? आशा आ गई थी। ये अब तो हमारा उद्धार होने वाला। पीएम कौन करेगा? पीएम मोदी जी करेंगे। और एमएसपी को, न्यूनतम एमएसपी की गारंटी है दी थी इन्होंने। पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी से तुम समझ रहे हो कि वाणी, वाणी मतलब क्या? अपनी भाषा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपको ही शीतल होए, ठीक है। देखा कबीरदास जी का दौरा कितना अच्छा है, मतलब बता देना जरा इसको, चलो है ना। कमेंट वमेंट तुम करते नहीं हो यार, चलिए। पीएम वाणी योजना की बात करेंगे तो पीएम वाईफाई एक्सिस नेटवर्क इंटरफेस है। इसे दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई, और इसका उद्देश्य देश भर में फैले सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को आसानी से सुलभ बनाना है, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तीव्र गति में मदद करना है। मैं तुमको बताऊं, मैंने जितने अभी तक एसएससी के एग्जाम दिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये योजनाएं ना पूछी जाती हो भाई। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ यूट्यूब पे बैठ के, तुम मेरी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेना, मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। जो ये कंटेंट हम इस टाइम पढ़ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसके अंदर ये योजनाएं ना पूछी गई हो भाई। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, और डालूंगा वीडियो अभी। इसका छठा पार्ट है डार्क कोर्स का। जो बंदा देखेगा ना इस वीडियो को, मैं बता रहा हूँ इतना फायदा इस वीडियो से होने वाला तुमको, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मानना इस बात को। एक सिंगल पेपर बता रहा हूँ इंडिया में एसएससी जो कंडक्ट कराती है, उसके अंदर योजना पूछी ना जाए, मैं मान ही नहीं सकता। पेपर उठा के देखो, कंपाइलेशन देखो भाई, बैठ के जीएस का एनालाइज करो। मैं एनालाइज करके पिनेकल की बुक उठा के तुमको ये करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा रहा हूँ। यकीन मानो, ट्रस्ट में यार। और मैं पागल थोड़ी 2-2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ?
2-2 घंटे क्लास रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, अपना रिवीजन हो रहा है, जो चीजें नहीं पता उसको याद कर रहा हूँ क्लास में ही, आपको याद करा रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, समझदार बहुत हो आप। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, भावनाओं मत में ना, बुरा नहीं है, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उचित नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ भाई, और मैं कर्तव्य है जो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा बताने का फर्ज है यार। आप मेरी वीडियो देखोगे, एक लाइक देके जाओगे, व्यू देके जाओगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, तो कुछ तो बनता है ना अपना, कि भाई लोगों को कुछ बताया जाए। अब देखिए, पीएम सूक्ष्म खाद्य परिसरण उद्यम योजना, उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म खाद्य परिसरण और उद्यमों की स्थापना करना और उदयन के लिए वित्तीय, तकनीक और व्यावहारिक सहायता प्रदान करना। योजना 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए संचालन में है, अभी भी करंट में है, ध्यान रखना। पीएमएफएमई योजना मुख्य रूप से एक जिला और एक उत्पाद को अपनाती है। किसको अपना रही भैया ये? एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। पेपर में ये पूछ लेगा, एक जिला एक उत्पाद कौन सी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पीएम योजनाएं हैं, वो कौन सी योजना के तहत आती है और कब से कब इसका टाइम पीरियड रहने वाला है? 2024-25 फाइनेंशियल चल रहा है, इसी के टाइम पे ये माने, मतलब इसी के टाइम पे ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा इसका। चलिए आगे आइए, आ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, इसका आदर्श वाक्य है, 1 जुलाई 2015 को शुरू की जाती है। सिंचाई सुनिश्चित क्षेत्र के साथ खेती वाले क्षेत्रों का विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए और पानी उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लिए इसे लागू किया गया। और इसका जो मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। बात बराबर क्लियर है? बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए। सिंचाई वाली हो गई 1 जुलाई 2015 को, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का दिन ये आएगी। चलो आगे चलते हैं। पीएम अभीम। पीएम अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अभीम है ये, अभीम। अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाता है इसको, और देश भर में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य देखभाल को बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है भाई। किसका? पीएम अभीम। चलिए आगे चलते हैं। पीएम स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये है पीएम स्वयं निधि, ठीक है। इसका जो उद्घाटन होता है 1 जून 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। बात बराबर है? चलिए, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं थी, हम करते आगे, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब सृजन कार्यक्रम से मैंने अभी पीएमईजीपी, अभी मैंने तुमको शायद एक कराया था, रोजगार से रिलेटेड मैंने कराया था, प्रोत्साहन वाला, ये ना। अब यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये कोई योजना नहीं है, कार्यक्रम है। इसको किसके तहत किया गया है? देखो, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम माध्यम, ये एक ये हमारा वो है शायद, ये माइक्रो सूक्ष्म लघु, इसको बोलते तो है एमएसएमई, ठीक है, ऐसे ही कुछ है क्या? उद्यम मंत्रालय से संबंधित है, इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। चलिए जी, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, नरेंद्र मोदी ने वित्त अधिनियम 2007, ध्यान रखना, वित्त अधिनियम 2007, वित्त अधिनियम पूछेगा तो वित्तीय अधिनियम 2007 की धारा 136 बी के तहत लगाए गए स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकार की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए एकल गैर व्यापक आरक्षित निधि के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी थी। ध्यान रखना, वित्तीय अधिनियम 2007 भी अपना, अब ये एक क्वेश्चन नया हमने याद कर लिया है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। पीएम युवा, आइए भैया पीएम युवा पे चलते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान था ये। 30 वर्ष की आयु तक के युवा लेखकों के लिए 29 मई 2000, जो 30 वर्ष तक की आयु के जो है हमारे जैसे बंदे, 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह अभियान चलाया गया था। युवा 2.0 योजना यह है, इसका 2.0 भी आ चुका है। पहले युवा आया 2021 के अंदर, अब ये युवा देखो 2.0 है, तो यानी कि दूसरा वर्जन आ चुका है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा उभरते लेखकों के लिए परामर्श कार्यक्रम है, परामर्श। बात याद है? याद हो रही है चीजें? बताइए। अरे यार ये क्या आ जाता है यार।
हटता भी नहीं है तो भाई, ये कैसे हटेगा भैया? ये क्या आ गया यार, क्लास को डिस्टर्ब कर दिया इसने भाई। क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? सॉरी भाई, सॉरी 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 यार, ये क्या आ गया? हे भगवान, ये क्या आ गया यार, क्लास का मट मार दिया इसने तो। बे भाई हट जा। अबे अबे यार, ठीक है भाई, क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा कोई लग रहा है।